अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था हेयर पुलिंग डिसऑर्डर को। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर यानी स्किन पिकिंग डिसऑर्डर। तो हम इसको डिस्कस करने के लिए देखते हैं कि तशख़ीस करने के लिए हमें किन किन बातों को देखना होता है। तो इसके 5 डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइटेरिया ए हमें बताता है कि देयर इज़ रिकरेंट एंड कंटिन्यूस स्किन पिकिंग, यानी स्किन पिकिंग बहुत ज़्यादा होगी, स्किन को तोड़ना और खींचना बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपका क्लाइंट या आपका जो पेशेंट है उसकी स्किन पर ज़ख़म भी बन रहे होंगे। क्राइटेरिया बी हमें बताता है कि बहुत सारे रेपिटेटिव अटैम्प्ट्स होंगी आपके क्लाइंट्स या पेशेंट्स में, ताकि वो स्किन पिकिंग को स्टॉप कर सके या कम कर सके। यानी उसे बार बार ये तशवीश होगी, बार बार ख्यालात आ रहे होंगे कि वो स्किन पिकिंग को स्टॉप करे या कम करे, तो उसके लिए वो बार बार कोशिश करेगा अपनी स्किन को खींचने की या तोड़ने की। क्राइटेरिया सी हमें बताता है कि जो स्किन पिकिंग है वो दरअसल डिस्ट्रेस या इम्पेयरमेंट की वजह बन रही होती है किसी भी क्लाइंट या पेशेंट के सोशल, ऑक्यूपेशनल या उसकी लाइफ के जो भी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग हैं उसमें। यानी वो अपने जो लाइफ के फंक्शनल एरियाज़ होते हैं उनको सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, उनमें प्रॉब्लम आ रही होती है। क्राइटेरिया ई हमें बताता है कि जो स्किन पिकिंग है वो किसी भी सब्सटेंस के किसी भी ड्रग्स वगैरह के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की वजह से मौजूद नहीं होती और ना ही किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से मौजूद होती है। अब क्राइटेरिया ई को अगर देखें तो क्राइटेरिया ई हमें बताता है कि जो स्किन पिकिंग है ये किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ना हो, यानी कि जैसा बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है या साइकोटिक फीचर्स आ जाते हैं अगर किसी क्लाइंट में, तो उसकी वजह से ये मौजूद ना हो। अब क्राइटेरिया कंप्लीट करके अगर हम प्रेवलेंस की बात करें तो जो लाइफ टाइम प्रेवलेंस है अडल्ट्स में एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर की, तो वो 1.4% है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। 3/4 या इससे ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं इस डिसऑर्डर के साथ, वो ज़्यादातर फ़ीमेल्स होती हैं। यानी फ़ीमेल्स में, ख़वातीन में, गर्ल्स में ये डिसऑर्डर ज़्यादा पाया जाता है। और अगर हम डेवलपमेंट और कोर्स की बात करें इस डिसऑर्डर की, तो जो इंडिविजुअल्स हैं जिनमें ये डिसऑर्डर पाया जाता है उनमें मुख्तलिफ एजेस में मौजूद हो सकता है। और स्किन पिकिंग डिसऑर्डर जो है इसका ऑनसेट जो है वो नौउम्र लोगों में यानी अडोलिसेंट्स में ज़्यादा होता है, और बलोगत की जो उम्र है, पुबर्टी की एज, उसमें भी अमूमन डायग्नोस किया जा सकता है। ये डिसऑर्डर आमतौर पर डर्माटोलॉजिकल कंडीशन से शुरू होता है, यानी अगर कोई आपको एक्नी आपके फेस पे नज़र आ गई है और उसके बाद वहाँ स्किन पिकिंग के निशान पड़ जाएंगे वक्त गुजरने के साथ साथ। आमतौर पर ये जो डिसऑर्डर है ये क्रॉनिक है, तो अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वैक्सीन इन वेनिंग भी हो सकती है इसकी। तो अगर कुछ इंडिविजुअल्स की हम बात करें तो ये डिसऑर्डर जो है हफ्तों, महीनों, हत्ता कि सालों तक भी मौजूद रह सकता है। उसके बाद अगर हम प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी है। अगर आपके क्लाइंट की फैमिली में या फर्स्ट रिलेटिव्स में अगर कोई OCD का पेशेंट है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स में एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर आपके पास कोई क्लाइंट या पेशेंट आता है एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर के साथ, तो उसको हम डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक जो क्राइटेरिया है इसका वो कैसे देखेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक में सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है साइकोटिक डिसऑर्डर। यानी अगर आपके क्लाइंट के अंदर स्किन पिकिंग मौजूद है तो वो किसी डिल्यूजन या हेलुसिनेशन की वजह से है, तो फिर आप उसको साइकोटिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दोगे, एक्सकोरिएशन का डायग्नोसिस नहीं होगा उसका। उसके बाद रिलेटेड डिसऑर्डर्स में आ जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। अगर आपके क्लाइंट के अंदर OCD मौजूद है, वो किसी भी ऑब्सेशन की वजह से है या एक्सेसिव हैंड वॉशिंग की वजह से उसके अंदर स्किन पिकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और स्किन लेजन्स भी बन रहे हैं, स्किन के अंदर गिल्टियाँ वगैरह बन रही हैं, तो आपको इसका पूरा क्राइटेरिया देखना होता है।
अगर वो क्राइटेरिया जो है वो एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर को मीट नहीं कर रहा बल्कि ओसीडी को मीट कर रहा है, तो फिर आप बॉडी डिस्मॉर्फिक जो डिसऑर्डर है उसको भी देखोगे। अगर बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को मीट कर रहा है तो फिर आप उसे ओसीडी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर का डायग्नोसिस देंगे। उसके बाद न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, अगर आपके क्लाइंट के अंदर स्किन पिकिंग मौजूद है यानी ये किसी और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से है, यानी स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट्स भी हो सकती हैं, टिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, तो फिर आप उसको जो डायग्नोसिस दोगे वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का होगा। सोमैटिक सिम्पटम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, अगर आपके क्लाइंट के अंदर स्किन लेजन्स मौजूद हैं लेकिन वो किसी और सोमैटिक रिलेटेड डिसऑर्डर या सिम्पटम्स की वजह से हैं, तो फिर आप उसको एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर का डायग्नोसिस नहीं देंगे। अदर डिसऑर्डर्स, अगर स्किन लेजन्स या स्किन पिकिंग आपके क्लाइंट में मौजूद हैं और वो सेल्फ इंजरी की तरफ जा रहा है यानी ख़ुद को ज़ख्मी कर रहा है, तो फिर आप उसको जो डायग्नोसिस देंगे वो अदर डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस होगा। अदर मेडिकल कंडीशंस, यानी अगर आपके क्लाइंट के अंदर, आपके पेशेंट के अंदर स्किन पिकिंग मौजूद है लेकिन वो किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से है, तो फिर आप उसको अदर मेडिकल कंडीशंस का डायग्नोसिस दोगे। सब्सटेंस एंड मेडिकल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर, अगर आपके क्लाइंट के अंदर स्किन पिकिंग मौजूद है और वो किसी और सब्सटेंस के यूज़ की वजह से, जैसा कि कोकेन की वजह से भी हो सकती है, और वो स्किन पिकिंग और स्किन लेजन की तरफ भी जा रही है, तो फिर आप उसको सब्सटेंस एंड मेडिकेशन इंड्यूस्ड का डायग्नोसिस दोगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।